गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि अगर किसी अपार्टमेंट का बिल्डिंग का एक्चुअल मैक्सिमम केवीए डिमांड निकालना चाहते हो तो उसका सही मेथड क्या है, जिसको समझने के लिए हम वीडियो में अपार्टमेंट और इंडस्ट्री लेवल पे एक एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। एक्चुअल मैक्सिमम केवीए डिमांड का यहाँ पे मतलब है कि जब हम कोई न्यू बिल्डिंग, अपार्टमेंट या फिर फैक्ट्री बनाते हैं तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से अपने लोड के अकॉर्डिंग केवीए की डिमांड करनी पड़ती है। मींस हमें बिजली बोर्ड या फिर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से अपनी बिल्डिंग का लोड सैंक्शन करवाना पड़ता है। एक्चुअल मैक्सिमम केवीए डिमांड की कैलकुलेशन करने से हमें जो वैल्यू मिलेगी उसी के बिहाफ पे हमें अपनी बिल्डिंग के लिए वायर या फिर केबल की सिलेक्शन करने में भी हेल्प मिलेगी, जिसका सीधा इफेक्ट हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे भी पड़ेगा, मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। आज की इस कैलकुलेशन में हम टू फैक्टर को अकाउंट करेंगे। फर्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर और सेकंड है यूटिलाइजेशन फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें पता हो कि इस बिल्डिंग और अपार्टमेंट में आपका जितना भी लोड कनेक्टेड है वो सिमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेगा, मतलब एक साथ सभी लोड ऑपरेट नहीं करेंगे। और यूटिलाइजेशन फैक्टर हम उस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं जहां पे हमें पता हो कि हमारी एप्लीकेशन पे जो पावर मेंशन है वो 100% यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर कभी भी 100% लोड पे रन नहीं करती। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि डाइवर्सिटी फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर की जो भी वैल्यू लेकर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, और जो भी वैल्यू हम डाइवर्सिटी फैक्टर की लेंगे इसका जिक्र आपको फ्रेंच प्रैक्टिस गाइड या फिर फ्रेंच स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप अपने लोड के लिए ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जनरेटिंग सेट की स्पेसिफिकेशन भी डिफाइन कर सकते हो। डाइवर्सिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर की कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, इससे पहले आपको मल्टीपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के टोटल किलोवाट और केवीए की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि नॉमिनल पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे किलोवाट में या फिर वाट में मेंशन होती है, उन सभी रेटिंग का सम लेके टोटल इंस्टॉलेशन पावर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं होगा। इनफैक्ट आपका टोटल इंस्टॉलेशन लोड इससे कहीं ज़्यादा होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के केस में जो भी इसकी पावर रेटिंग मेंशन होती है वो इसकी ड्राइविंग शाफ्ट की पावर होती है, जबकि इसकी इनपुट पावर कंजप्शन इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही फ्लोरोसेंट एंड डिस्चार्ज लैंप जो स्टेबलाइजिंग ब्लास्ट से एसोसिएटेड होते हैं, उनके ऊपर जो पावर मेंशन होती है उसमें ब्लास्ट की कंजप्शन ऐड नहीं की जाती। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप अपनी बैटरी या फिर जनरेटिंग सेट की सिलेक्शन करोगे, और अगर आप अपनी फैक्ट्री का या फिर बिल्डिंग का सारा इलेक्ट्रिकल लोड लो वोल्टेज पब्लिक सप्लाई नेटवर्क या फिर एमबीएलबी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड करते हो तो उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। मतलब आपको अपने सारे इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड को पहले केवीए में कन्वर्ट करना होगा, जिसकी इक्वेशन है केवीए इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इनटू कोस फाई। अब जो भी आपको केवीए की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को यूज करके आप सिंगल फेज एंड थ्री फेज फुल लोड करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें फेज टू न्यूट्रल करंट निकालने का फॉर्मूला है फुल लोड करंट इक्वल टू केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और बैलेंस थ्री फेज फुल लोड करंट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे थ्री फेज फुल लोड करंट इक्वल टू केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.732 इंटू वोल्टेज। अब दोनों इक्वेशन में हमने इनपुट वोल्टेज को डिफरेंट लेटर से डिनोट किया है, जिसका मतलब है कि सिंगल फेज में हमने वोल्टेज को V से डिनोट किया है, वहां पे हमें फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज को अकाउंट करना है, और थ्री फेज के केस में जहां पे हमने U लेटर को यूज किया है वहां पे हमें फेज टू फेज वोल्टेज को अकाउंट करना है। अब हर एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स को आप इस तरह कैलकुलेट करके उन सभी का सिंपल अर्थमेटिक समेशन कर दोगे। जब आपको हर एक एप्लीकेशन की इंडिविजुअल अपरेंट पावर की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जरूरी नहीं होता कि आपके सभी टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 100% लोड पे ऑपरेट हों। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादातर अंडरलोड ऑपरेट होती है, तो इस केस में आप यूटिलाइजेशन की वैल्यू 0.75 कंसीडर करोगे। इनकैंडेसेंट लाइटिंग लोड के लिए फैक्टर ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। सॉकेट आउटलेट सर्किट का फैक्टर आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां पे किस टाइप का लोड कनेक्ट करते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर एस्टीमेट 1 ही रहेगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन पे किसी भी गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ घंटों का टाइम यूज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी फैक्टर, या फिर इसे हम कोइंसिडेंस फैक्टर भी बोलते हैं।
अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आप किसी भी सोसाइटी में या फिर अपार्टमेंट में रहते हो, वहाँ पे इंस्टॉल टोटल लोड का सिमल्टेनियस ऑपरेशन नहीं होता, मतलब सोसाइटी के कुछ परसेंट लोग टूरिंग पे रहते हैं या फिर वो वहाँ पर किसी रीज़न से रहते नहीं हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर की होती है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ग्रुप ऑफ लोड को सप्लाई प्रोवाइड करवाओगे तो इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और डाइवर्सिटी फैक्टर को अकाउंट में लेना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे टेबल को देख सकते हो, ये टेबल एक फ्रेंच स्टैंडर्ड से लिया गया है। हमें फ्रेंच स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि आईसी स्टैंडर्ड में इसकी कुछ डीप डिटेल हमें नहीं मिलती। ये टेबल सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर के लिए यूज़ करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग या फिर 230-400 वोल्टेज 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ किया गया है, वहाँ पे टेबल को फॉलो नहीं करना है। टेबल में आप देख सकते हो कि अगर किसी अपार्टमेंट में 2 से 4 कस्टमर हैं तो डाइवर्सिटी फैक्टर 1 रहेगा, और अगर किसी अपार्टमेंट में नंबर ऑफ कंज्यूमर 5 to 9 हो तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 0.78 होगी। और ऐसे लास्ट में देख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर की वैल्यू इंक्रीज होती है, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसके सिवा अगर आपका कंज्यूमर स्पेस हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करता है या फिर फ्रीजर यूज़ करता है तो उसके लिए सिंपली फैक्टर 0.8 यूज़ करेंगे। हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब तक हमने जो भी थ्योरी स्टडी की है उसको एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मान लो कि एक 5 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 25 हैं और हर एक का कैलकुलेटेड इंस्टॉल लोड 6 kVA है। तो इस बिल्डिंग में टोटल इंस्टॉल लोड, अपार्टमेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड, करंट राइजिंग एट एंटरिंग लेवल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग में टोटल इंस्टॉल लोड को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी फ्लोर के सभी कस्टमर के इंस्टॉल केवीए का सिंपली सम कर देंगे, तो वैल्यू मिलती है 150 kVA। अब टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 25 है तो उसके लिए हम डाइवर्सिटी फैक्टर यूज़ करेंगे 0.46, तो आंसर मिलता है 69 kVA। यहाँ पे 69 kVA का मतलब है कि बिल्डिंग में चाहे 150 kVA इंस्टॉल लोड हो बट 69 kVA से ज़्यादा का लोड कभी भी एक साथ नहीं चल सकता। मतलब आपको जो मीटर अपने पावर सप्लायर से लेने हैं 69 kVA के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करनी है, ना कि 150 kVA के अकॉर्डिंग। अब इसी डाटा की हेल्प से आप अपार्टमेंट के डिफरेंट सेगमेंट में करंट के मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिससे आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर फ्लोर की तरफ जाते हुए कंडक्टर का डाया कितने mm रिड्यूस होगा की वैल्यू मिल जाएगी। ग्राउंड लेवल पे जहां से करंट बिल्डिंग में एंटर होगा की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे इंस्टॉल लोड KVA इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई फेस टू फेस वोल्टेज इंटू 1.732, तो आंसर मिलता है 100 एम्पेयर। मतलब हमने यहाँ पे 69 kVA रनिंग लोड के अकॉर्डिंग वायरिंग एंड केबलिंग अगर करनी है तो हमें 100 एम्पेयर के अकॉर्डिंग केबल का साइज कैलकुलेट करना होगा। और अगर आप फुल लोड के अकॉर्डिंग अपनी वायर केबल का साइज कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद IEC 61439 के अकॉर्डिंग एक और फैक्टर आपको अकाउंट करना है, जिसमें अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 2 से 3 सर्किट आउट होते हैं तो उसके लिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 0.9 होगी, और जैसे जैसे आउटगोइंग सर्किट इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेकंड एग्जांपल एक फैक्ट्री की लेते हैं जिसमें हम यूटिलाइजेशन फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करेंगे। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें 3 वर्कशॉप हैं, वर्कशॉप A, वर्कशॉप B और वर्कशॉप C। वर्कशॉप A में 4 नंबर ऑफ लेथ मशीन है, ईच मशीन का लोड 5 kVA, 2 नंबर ऑफ पेडेस्टल ड्रिल, 2 kVA लोड फॉर ईच मशीन है। सेम ऐसे वर्कशॉप B में कंप्रेसर 15 kVA, 10 सॉकेट 6 kVA, फ्लोरोसेंट लैंप 1 kVA, और ऐसे ही वर्कशॉप C में भी कुछ इलेक्ट्रिकल लोड इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट रो में हम यूटिलाइजेशन फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है इंडक्शन मोटर पे 0.8 और अदर लोड पे यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 अप्लाई करेंगे, जिससे हमें अपार्टमेंट पावर डिमांड मैक्सिमम केवीए की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट रो में हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फैक्टर को यूज़ किया। मोटर के लिए 0.75 डाइवर्सिटी फैक्टर हमने शुरू में डिस्कस किया था, और साथ में फ्लोरोसेंट लैंप के लिए भी शुरू में ही 1 डाइवर्सिटी फैक्टर स्टडी किया था। सॉकेट आउटलेट के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद केवीए डिमांड की वैल्यू हर एक लोड के अगेंस्ट इस रो में मिलती है। लेवल 2 में हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का डाइवर्सिटी फैक्टर और लोडिंग फैक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक वर्कशॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 3 सर्किट कैरी होते हैं।
तो यहाँ पे हम 0.9 फैक्टर को यूज़ करके कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद लेवल 3 पे मेन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 3 सर्किट कैरी होते हैं, जिसके लिए फिर 0.9 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलता है 65 kVA। मतलब आपको जो मैक्सिमम पावर अपने सप्लायर से चाहिए वो 65 kV चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से किसी भी बिल्डिंग के लिए एक्चुअल मैक्सिमम केवीए डिमांड की कैलकुलेशन कैसे होती है के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।